मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला तथा इस हिमालयन पर्वत श्रृंखला के उत्पत्ति से संबंधित जानकारी प्रदान करूंगा। In this lecture, today I will discuss the topic the Himalayan mountains and its origin. MSc तथा BSc जियोलॉजी विषय के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। पहले हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जो प्राथमिक सूचनाएं हैं, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हिमालय एक पर्वत तंत्र यानी माउंटेन सिस्टम है जो भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मिडल एशिया और तिब्बत से अलग करता है। इससे एक्ट एज ए डिवाइडर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मिडल एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वततंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। यानी 3 पैरेलल माउंटेन चेन्स इस माउंटेन सिस्टम की कंपोनेंट है, जिसमें एक ग्रेटर हिमालय, एक मिडल हिमालय और तीसरा शिवालिक्स, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ये जो चाप है इसका उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और इसका केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है, तिब्बत प्लेटू की ओर इसका सेंटर है। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालयंस कहा जाता है। इस ट्रांस हिमालयंस में कराकोरम तथा कैलाश पर्वत की श्रेणियां शामिल है। हिमालय पर्वत श्रृंखला 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। ये जो 7 देश हैं वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियाँ हिमालय में ही स्थित है। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियाँ हैं और जैसा हम सब जानते हैं, विश्व का सर्वोच्च शिखर यानी माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है, जिसे 8,848 मीटर मीन सी लेवल से ऊपर बताया जाता है। कुछ लोग इसे 8,850 तक भी आजकल कहने लगे हैं। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो 7,200 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। हिमालय श्रेणी में 15,000 से ज़्यादा हिमनद हैं यानी ग्लेशियर्स हैं, जो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है जो इस हिमालयन रीजन में पाया जाता है। सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, जिसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। और जब हम दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर की यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो वी शुड नाउ दैट द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज़ द लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, जो 400 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा अंटार्कटिका में मिलता है, जो कि
अंटार्कटिका आइस शीट का जो आइस स्ट्रीम ड्रेन है उसका 8% अकेला ही कंट्रीब्यूट करता है। सो as far as GK is concerned, the largest glacier in the world is the Lambert-Fisher Glacier in Antarctica, whereas the second largest, or I could say that second longest glacier in the world is known as Siachen Glacier, जो कि 72 किलोमीटर लंबा है। हिमालय पर्वतमाला पूरब से पश्चिम की ओर, यानी हम ईस्ट से वेस्ट की ओर चलें अपने इंडिया के मैप में, तो हिमालय पर्वतमाला पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई है तथा अनेक समांतर पर्वत श्रेणियों से निर्मित है। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, हिमालय 4 प्रमुख श्रेणियों से बना है, जो अभी मैंने आपके साथ चर्चा की, ग्रेटर हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़, शिवालिक्स, और जो चौथा है जिसे हम ट्रांस हिमालयाज़ कहते हैं। शिवालिक पर्वतमालाएं दक्षिणी भाग में मैदानी क्षेत्र से लगी हुई है तथा 8 से 50 किलोमीटर तक चौड़ी है एवं इनकी ऊंचाई 600 से लेकर 1800 मीटर तक की है। हिमाचल श्रेणियां शिवालिक श्रेणी के उत्तर में स्थित हैं तथा 65 से 80 किलोमीटर तक की चौड़ी है। इनमें पीर पंजाल, धौलाधर प्रमुख हैं। इन श्रेणियों की ऊंचाई 3750 से लेकर 4500 मीटर तक की है। हिमाद्री हिमाचल के उत्तर में मैदानी भाग से लगभग 140 किलोमीटर दूर पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा तक फैला है। 6000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इस भाग की चौड़ाई 130 से 150 किलोमीटर तक की है। इनकी चोटियाँ हिम आच्छादित हैं और इसके मध्य भाग में ग्रेनाइटी सेल और दोनों ओर कायांतरित सेल की पट्टियाँ पाई जाती हैं। हिमाद्री का दक्षिणी ढाल ज़्यादा है, वहीं उत्तर दिशा की ओर हल्के ढाल के बाद समानांतर घाटियाँ हैं जिनमें से प्रमुख नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट जो तिब्बती हिमालय है, तिब्बती हिमालय हिमाद्री के उत्तर में स्थित है तथा दक्षिण एवं मध्य एशिया के जल विभाजक का कार्य करता है। इसकी चोटियाँ 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई की हैं। इस भाग की जांस्कर, लद्दाख, कैलाश पर्वत, काराकोरम पर्वतमालाएं प्रमुख हैं। इस भाग में अनेक हिमनद पाए जाते हैं तथा हिमालय क्षेत्र की अनेक प्रमुख नदियां इससे निकलकर दक्षिण की ओर जाती हैं। हिमालय पर्वतमाला का भौगोलिक विस्तार पूर्व में उत्तरी अंश से ब्रह्मपुत्र के विशाल दोहरे मोड़ से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। विश्व की 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली 14 चोटियों में से 12 जो पीक्स हैं या 12 जो चोटियां हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है और उनके नाम इस प्रकार से हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम अधिकतम से न्यूनतम की ओर जो 8000 से ऊपर की चोटियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे ऊंची चोटी जैसा कि हम सब जानते हैं 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट, उसके बाद 8611 मीटर जिसे हम K2 कहते हैं। तीसरे नंबर पर 8598 मीटर की ऊंचाई वाली चोटी कंचनजंगा। चौथे नंबर पर 8481 मीटर की ऊंचाई वाली मकालू। उसके बाद 8172 मीटर की धौलागिरी, देन 8156 मीटर की मनासलू। सातवें नंबर पर 8153 मीटर की ऊंचाई वाली चोआऊ। आठवें नंबर पर 8078 मीटर ऊंचाई वाली अन्नपूर्णा, देन 8068 मीटर की हिडन पीक, फिर 8047 मीटर की ब्राड पीक, फिर 8035 मीटर ऊंचाई वाली गसेब्रम सेकंड और 12वें नंबर पर गोसाईनाथ पीक जिसकी ऊंचाई 8013 मीटर मीन सी लेवल से पाई गई है। तो ये 12 ऊंची चोटियाँ टॉप जो दुनिया की 14 चोटियाँ हैं उनमें से ये 12 जो हैं वो हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में एक थ्योरी कोबेर द्वारा दी गई
उससे समझाने का हम प्रयास करेंगे। और एक जो महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट टेक्टोनिक्स को जब हमने पहले के व्याख्यानों में आपके साथ चर्चा की, उन दोनों सिद्धांतों के अनुरूप किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई उसको समझाने का प्रयास आगे की स्लाइडों में हम आपको दिखाकर हिमालय की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करेंगे। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तृतीय महाकल्प जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अगर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं जो टर्सरी ईरा है, यानी प्राइमरी ईरा पैलियोजोइक्स, सेकेंडरी ईरा मेसोजोइक्स, और उसके बाद सिनोजोइक्स में टर्सरी और क्वाटरनरी। तो सिनोजोइक का जो लोअर पार्ट है टर्सरी ईरा, उसके दौरान इसके उत्पत्ति के संबंध में हम बात करें तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तृतीय महाकल्प के दौरान हुई, परंतु इसमें कैम्ब्रियन से लेकर आदि नूतन युग यानी कैम्ब्रियन टू इयोसीन के सेल पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी जो माउंटेन्स की जो टाइप्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं उसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो हिमालय माउंटेन्स हैं उन्हें हम फोल्डेड माउंटेन्स की कैटेगरी में शामिल करते हैं। अर्थात हिमालय की उत्पत्ति एक जटिल वलित पर्वत की उत्पत्ति का प्रतीक है। फोल्डेड माउंटेन्स या वलित पर्वतों के निर्माण प्रक्रिया में छिछले समुद्री अवसादों के भू अभिनति में जमाव यानी जियोसिंक्लाइन कंडीशंस में सेलो सी सेडिमेंट्स आई बैग योर पार्डन जो हजारों मीटर की मोटाई तक जमा हो गए के कारण इसके तल पर यानी इसके बॉटम पर बढ़ते दबाव के फलस्वरूप अवतलन प्रक्रिया तथा क्रमशः भू अभिनति के दोनों किनारों के समीप हो आने से अवसादों के विरुद्ध दिशाओं में विवर्तनिक बल प्रयुक्त होते हैं। फलतः स्तरित अवसादों का वलित होने के साथ साथ उत्थान भी होता है, यानी जो जियोसिंक्लाइन है, जैसे इस प्रकार के जियोसिंक्लाइंस उसमें सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, फिर दोनों तरफ से इधर से भी और इस साइड से भी जब उनके ऊपर फोर्स लगता है तो उनमें फोल्डिंग तो होता ही है, उसके साथ साथ अपलिफ्टमेंट भी होता है। तो फलतः स्तरित अवसादों का वलित होने के साथ साथ उत्थान भी होता है और वलन भ्रंशन एवं शेपण की क्रियाओं से वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। फोल्डिंग, फोल्टिंग और शेपण थ्रस्ट तीन प्रकार की क्रियाओं का समायोजन सम्मिलित रूप से होता है तो फोल्डेड माउंटेन्स बिल्डिंग प्रोसेस के कारण वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया के साथ भू संकुचन भी होता है, लैंड पार्ट का संकुचन भी होता है, साथ ही अपरदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। इरोजन, वेदरिंग, सारी ये फोल्डिंग, फॉल्टिंग, अपलिफ्टमेंट, ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ होने के कारण ये माउंटेन बिल्डिंग फोल्डेड टाइप ऑफ माउंटेन्स का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया के साथ भू संकुचन भी होता है, साथ ही अपरदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। वह क्रमागत अपरदन से पूर्व निर्मित पर्वतों का स्वरूप बदलता रहता है। जो प्री एग्जिस्टिंग माउंटेन्स थे वो अपना स्वरूप बदलते हैं अपरदन के कारण, तथा अपरदित पदार्थों का समुद्र की कम गहराई में निक्षेपण भी होता रहता है। लगातार अपरदन से पुराने पर्वत संपूर्ण अपरदित हो जाते हैं। लगातार लंबे समय तक एक लंबे जियोलॉजिकल टाइम स्पैन में प्री एग्जिस्टिंग जो माउंटेन्स हैं उनका अपरदन पूरा हो जाता है और सारा का सारा मटेरियल है वो नीचे निक्षेपित होता है। वहीं दूसरी ओर तटीय भू अभिनति में लगातार अवसादों के निक्षेपण से पुनः पर्वतों की उत्पत्ति का प्रक्रम क्रियान्वित होता है। तो जो भी अपरदन के कारण प्री एग्जिस्टिंग माउंटेन्स का जो सेडिमेंट है वो नीचे डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, नीचे जाके जियोसिंक्लाइंस में। तो वो जियोसिंक्लाइन वो कटोरा वापस बढ़ने लगता है और वापस एक नए पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पुनः निक्षेपण से पुनः पर्वतों की उत्पत्ति का प्रक्रम क्रियान्वित होता है तथा इस तरह पर्वत रचना का चक्र निरंतर चलता रहता है।
ये एक फंडामेंटल डिस्कशन था ओरिजिन ऑफ हिमालय माउंटेन्स के बारे में। अब जो कोबर ने भू-अभिनीति परिवर्तन परिकल्पना जो प्रस्तुत की उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोबर के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद वो शीतल हो रही थी, जैसा कि हम लोग बार बार कहते हैं कि जो हमारा लिविंग प्लेनेट द मदर अर्थ है, इट वाज इन अर्लियर स्टेज ए हॉट मोल्टन मटेरियल जो था, उसकी कूलिंग और कंसोलिडेशन के साथ धीरे धीरे ये पृथ्वी अपने शेप में आने लगी। तो कोबर के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद वह शीतल हो रही है। कोबर की परिकल्पना का आधार दृढ़ भूमि या पठार का संबंध गतिमान क्षेत्र या भू अभिनेति से है, जियोसिंक्लाइन से है। कोबर के अनुसार वलित पर्वत निर्मित करने वाले अवसादों का निक्षेपण भू अभिनेतियों में हुआ। जो प्री एग्जिस्टिंग जो माउंटेन्स थे उनके अपरदन से जो भी मटेरियल सेडिमेंट निकला वो अल्टीमेटली जियोसिंक्लाइंस यानी भू अभिनेति जैसे बड़े कटोरे में आकर डिपॉजिट होता गया, निक्षेपित होता गया। भू अभिनेतियों में अवसादों के निक्षेपण होने के पश्चात इन पर दोनों ओर से दबाव पड़ने के कारण संपीड़न बल क्रियाशील रहे। तो संपीड़न बल के कारण जो जियोसिंक्लाइन के जो दोनों कॉर्नर्स थे उनके ऊपर दबाव पड़ा। अग्रभूमि अर्थात दोनों पार्श्वों से बल लगने के फलस्वरूप अवसाद संदलित होकर वलित हो गए। तो इस प्रकार के संपीड़न बल के कारण जो दोनों ओर से लगा, जो डिपोजिशन अवसाद का था वो संदलित हुआ और बाद में फोल्डेड हो गया। वलन या फोल्डिंग के कारण अग्रभूमि के सीमांत क्षेत्र पर सीमांत पर्वत श्रेणियां निर्मित हो गई। तीव्र संपीड़ित बल क्रियाशील होने पर दोनों अग्रभूमियां एक दूसरे के निकट आ गई और दोनों सीमांत श्रेणियों में जटिल वलन संरचनाओं का निर्माण हुआ। इसके विपरीत सुयेस ने बताया कि एक अग्रभूमि केवल एक पार्श्व से ही अवसादों के वलित होने से बनी तथा इस अग्रभूमि के सामने भू अभिनीति पर दबाव पड़ने के कारण वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई। ये थोड़ा सा डिफरेंट ऑफ ओपिनियन सुयेस ने दिया। कोबर की परिकल्पना के सिद्धांत अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति दक्षिण डेक्कन पठार यानी साउथ डेक्कन प्लेटू व उत्तर में तिब्बत के पठार यानी तिब्बत प्लेटू रूपी दृढ़ भूमियों का इनके बीच स्थित टेथिस सागर में निक्षेपित अवसादों पर दबाव क्रियाशील होने के फलस्वरूप हुई। अब ये कोबर ने कहा बीच में टेथिस था, एक साइड में डेक्कन साउथ डेक्कन प्लेटू था, दूसरी साइड में उत्तर में तिब्बत प्लेटू था और इनके ऊपर दबाव क्रियाशील होने के कारण ये जो अवसाद थे उनके ऊपर दबाव पड़ा। निक्षेपित अवसाद वलित हुए, फोल्डेड हुए तथा उनके उत्थान से फोल्डेड होने के साथ साथ उनका अपलिफ्टमेंट हुआ। उनके उत्थान से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई तथा हिमालय के सामने विशाल सिंधु गंगा मैदान निर्मित हुआ। ये कोबर की परिकल्पना थी। यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं, उन्होंने चित्र के द्वारा बताया कि ये यहाँ पर अग्रभूमि इस तरफ दोनों साइड में ये अग्रभूमि, ये सीमांत पर्वत श्रेणियाँ वाला रीजन दोनों साइड में और बीच में जो है वो मध्य भूमि। ये प्रेशर लगा, ये वलित हुआ पोर्शन और जो निक्षेपण वलित वाले से इसके अपलिफ्टमेंट से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति उन्होंने समझाने का प्रयास किया। यहाँ इस चित्र में कोबर की जो भू अभिनीति परिवर्तन परिकल्पना है उसमें हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का चित्रण किया गया है। इसमें आप देखिए यहाँ पर ये अग्रभूमि, इधर भी ये अग्रभूमि, ये डेक्कन प्लेटू इस साइड में उसका मूवमेंट और इधर ये इस साइड में मूवमेंट। तो ये संपीड़न बल लगने के कारण ये जो जियोसिंक्लाइन की स्थिति उसमें ये इधर देखेंगे अपन, ये जो रीजन है हिमालय और दक्षिण सीमांत पर्वत क्षेत्र, ये बीच में मध्य तिब्बत का पठार और इधर ये सीमांत पर्वत। तो ये इस प्रकार से इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं किस प्रकार हिमालय पर्वत श्रृंखला का ओरिजिन हुआ।
अब जो कॉबेर के अलावा जो दूसरी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, जो जिसके माध्यम से हम इस हिमालय के पर्वत उत्पत्ति को समझ सकते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार, जो हम महाद्वीपीय विस्थापन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के व्याख्यान में हमने आपको बताया था, वो उस सिद्धांत के आधार पर यहाँ हम हिमालय की उत्पत्ति को उस सिद्धांत से समझा सकते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण पुराद्वीपीय महाकल्प यानी पेलियोजोइक इरा में दक्षिण ध्रुव के आसपास एक विशाल भूखंड पेंजिया से हुआ। अर्लियर इट वाज ए सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट दैट वाज नाउन एज पेंजिया, जिसके चारों ओर पैथाल सा महासागर फैला हुआ था। 44 करोड़ वर्षों पूर्व सिलूरियन कल्प में आंतरिक बलों के कारण पेंजिया में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और वह 2 भागों में विभाजित हो गया। उत्तर दिशा में ऊपर की ओर लॉरेशिया और नीचे दक्षिण की ओर दिशा में गोंडवाना महाखंड के रूप में 2 भागों में ये बट गया। उत्तर दिशा में लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना महाखंड अस्तित्व में आए तथा इनके मध्य टेथिस महासागर निर्मित हुआ। इसकी अभी हमने पहले चर्चा की। कालांतर में लॉरेशिया के विखंडन व विस्थापन से ऊपर उत्तर की ओर ग्रीनलैंड, यूरेशिया व उत्तरी अमेरिका तथा नीचे दक्षिण की ओर गोंडवाना महाखंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया व भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रूप में वर्तमान महाद्वीपों और महासागरों की स्थापना हुई। टेथिस सागर में जमे स्तरित अवसादों पर संपीड़न बलों के कारण वलनीकरण और भ्रंशन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, यानी जो टेथिस सागर में जो सेडिमेंट इकट्ठा हुआ, डिपॉजिट हुआ, उस पर संपीड़न बल लगने के कारण उसमें फोल्डिंग हो गई, उसमें फॉल्टिंग हो गई। फोल्डिंग और फॉल्टिंग के फलस्वरूप हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई औसत समुद्र तल से 8,848 मीटर है और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि हमने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जब व्याख्यान दिया तो बताया कि जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में 35 से 40 मिलीमीटर प्रति वर्ष यूरेशियन प्लेट की ओर आगे बढ़ रही है उत्तर पूर्व दिशा में। तो उसके कारण जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो चोटी है वो, चूँकि नियम तो ये कहता है कि अपरिदित होती है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो उसकी हाइट कम होनी चाहिए। उसके उलट यहाँ उसकी हाइट बढ़ रही है। अभी पिछले दिनों हिमालय की माउंट एवरेस्ट की चोटी को वापस नापने का काम भी किया गया था और कुछ दिनों बाद नया डाटा जब आएगा तो हम देखते हैं कि अब इसकी नई लेटेस्ट हाइट क्या बताते हैं साइंटिस्ट। लेकिन आज की तारीख में 8,848 मीटर इसकी हाइट को माना गया है। हिमालय की आयु काल गणना के अनुसार 45 करोड़ वर्ष आंकी गई है। सेडिमेंट्स भी इसमें मिलते हैं पुराने, जैसे कहा कि इसको जब हम पैलियोजोइक पीरियड के सेडिमेंट्स के साथ जोड़ते हैं तो जब हम पेंजिया की भी बात करते हैं तो इसका जो बिगिनिंग है वो बहुत पुराना है और इसकी वर्तमान ऊंचाई की स्थिति, यानी जो आज की तारीख में जो इसने हाइट अटेंड की है, ये चूँकि शुरू में तो जियोसिंक्लाइन में सेडिमेंट इकट्ठे हुए, बाद में उन पर संपीड़न हुआ, फिर उसमें फोल्डिंग हुआ, फॉल्टिंग हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ, फोल्डेड माउंटेन्स के मार्फत वो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस से माउंटेन बना, फिर उसमें अपलिफ्टमेंट हुआ और इसने ये 8,848 की हाइट अटेंड की। तो ये जो इसकी मौजूदा हाइट अटेंड करने की अवधि है उसके बारे में कहते हैं कि इसकी वर्तमान ऊंचाई की स्थिति 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व अर्जित की गई थी। यानी जो ये हाइट इसने अटेंड की वो आज से 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व अर्जित की गई। हिमालय के एक और दक्षिण में डेक्कन के पठार तथा दूसरी और उत्तर में तिब्बत के पठार के रूप में दृढ़ भूमियाँ हैं, जो अभी हमने आपको पहले कॉबेर का सिद्धांत बताया, उस समय भी आपके साथ इसकी जानकारी चर्चा की थी। इनके बीच में टेथिस सागर पूर्व काल में रहा, जिसमें लगातार अवसोदक और निक्षेपण हुआ। इन दोनों दृढ़ भूमियों से टेथिस सागर पर दबाव की क्रियाशीलता के फलस्वरूप
अवसादों के वलित होने से और उसके भ्रंशन होने से और अपलिफ्टमेंट होने के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। मध्य पुराजीवी महाकल्प यानी मिडिल पैलियोजोइक ईरा के दौरान उत्तर में लॉरेशिया व दक्षिण में गोंडवाना महाद्वीपों के मध्य पूरब से पश्चिम तक विस्तरित संक्रेश समुद्र टेथिस में महाद्वीपों से अपरदित अवसादों का निक्षेपण करोड़ों वर्ष तक होता गया। जुरेसिक काल के उत्तरार्ध में, यानी मीसोजोइक्स में आ गए हम, जुरेसिक काल के उत्तरार्ध में लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना महाद्वीप का विघटन तथा विस्थापन होने के कारण संपीड़न बलों की उत्पत्ति हुई। आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व मीसोजोइक्स के दौरान जो जुरेसिक टाइम था उसमें गोंडवाना महाद्वीप का विघटन हुआ और विस्थापन होने के कारण उनमें संपीड़न बलों की उत्पत्ति हुई। लॉरेशिया महाद्वीप का भी विस्थापन हुआ ऊपर उत्तर क्षेत्र में, नॉर्दर्न रीजन में। इस कारण टेथिस सागर में निक्षेपित स्तरित अवसादों पर संपीड़न बल के प्रयोग से वलन, क्षेपण तथा भ्रंशन के फलस्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अतः महाद्वीपों के विस्थापन को हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण माना जा सकता है। हिमालय पर्वत की शैलों में उपलब्ध जीवाश्मी प्रमाण संकेत करते हैं कि इनका निर्माण उथले सागरों में ही हुआ, जिन्हें हम भू अभिनति कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का मध्य एशिया की ओर अधक्षेप यानी अंडरथ्रस्ट होने के फलस्वरूप टेथिस सागर के अवसादों का उत्थान हुआ और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। हिमालय पर्वतमाला का उत्थान अपलिफ्टमेंट 4 विभिन्न कालों में हुआ। उत्तर आदि नूतन काल यानी कि लेट इयोसीन, ये लेट इयोसीन मतलब टर्सरी पीरियड में लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व में प्रथम भूसंचलन के कारण मध्य हिमालय भाग ऊपर उठा और इसके उत्तर व दक्षिण भाग में अवशिष्ट टेथिस सागर में निक्षेपित होते रहे। ये पहला जो अपलिफ्टमेंट का कालखंड है वो लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व लेट इयोसीन पीरियड से संबंधित है। दूसरा तीव्रतम भूसंचलन मध्य नूतन युग यानी मायोसीन अर्थात 2 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ। इसके कारण उत्तरी भाग की पर्वत श्रेणियों में अपलिफ्टमेंट हुआ। इस प्रभावशाली तीव्र आवेग के कारण दक्षिण के कुछ स्थानों को छोड़कर अधिकांश टेथिस का लोप हो गया, टेथिस गायब होने लगा। दक्षिण के गिरिपथ क्षेत्र के संकरे व लंबे समुद्री भाग में शिवालिक अवसादों का निक्षेपण होता रहा। ये दूसरा जो मायोसीन से संबंधित कालखंड था, उसमें जो एक्टिविटीज़ हुई उसके बारे में मैंने चर्चा की। तीसरा भूसंचलन अति नूतन युग यानी प्लायोसीन में, यानी पहला तो हुआ लेट इयोसीन, दूसरा हुआ मायोसीन और तीसरा भूसंचलन हुआ अब प्लायोसीन, जो कि आज से 1 करोड़ वर्ष पूर्व की काल घटना है। तो तीसरा भूसंचलन अति नूतन युग यानी प्लायोसीन आज से 1 करोड़ वर्ष पूर्व के दौरान हुआ, जिसके कारण संपूर्ण टेथिस सागर विलुप्त हो गया तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी का उत्थान हुआ। इसी आवेग के कारण हिमालय की ऊंचाई में और उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। उसके बाद चौथा तथा अंतिम भूसंचलन अत्यंत नूतन युग यानी प्लिस्टोसीन। यहाँ ये प्लिस्टोसीन आ गया, इसका मतलब हुआ कि टर्सरी वाला पीरियड खत्म हो गया और क्वाटरनरी का पीरियड चालू हो गया। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो सिनोजोइक्स में हम टर्सरी और क्वाटरनरी में बांटते हैं, तो टर्सरी में हम पढ़ते हैं प्लायोसीन, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, जबकि क्वाटरनरी में हम पढ़ते हैं प्लिस्टोसीन और होलोसीन। तो ये जो चौथा अपलिफ्टमेंट का जो एपिसोड था वो टर्सरी ख़त्म होने के बाद क्वाटरनरी प्रारंभ होने की बाउंड्री पर प्लिस्टोसीन यानी आज से 25 लाख वर्ष पूर्व घटित हुआ। अर्थात चौथा तथा अंतिम भूसंचलन अत्यंत नूतन युग प्लिस्टोसीन 25 लाख वर्ष पूर्व में हुआ, जिसके फलस्वरूप हिमालय पर्वत विश्व की सर्वोच्च चोटी बन गई तथा भारतीय प्लेट के संचलन के कारण इसकी ऊंचाई में वर्तमान में भी लगातार धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। जो मैंने अभी आपको पहले बताया
प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक कर उसके अंदर घुसपैठ कर रही है। तो इस कारण जो हिमालय है उसकी हाइट धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ती जा रही है, और जो अपरदन के द्वारा जो कुछ कमी होती है उसकी हाइट में वो यहाँ कंपनसेट हो जाती है, धीरे धीरे जो इसमें वृद्धि होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब आगे की इस कुछ स्लाइड्स में जो कुछ अभी हमने पढ़ा उसको चित्रों और मैप या स्कीमेटिक डायग्राम्स के माध्यम से आपको हिमालय माउंटेन बिल्डिंग्स को समझाने का प्रयास करूंगा। ये सारे चित्र, स्कीमेटिक डायग्राम्स, मैप्स हमने इंटरनेट से गूगल सर्च के द्वारा विभिन्न इंटरनेट सोर्स से यहाँ इस व्याख्यान में उपयोग में लिए हैं। क्योंकि ये नॉन कमर्शियल है और आप विद्यार्थियों को एकेडमिक इंटरेस्ट में आपको चीज़ें स्पष्ट और सही तरीके से, सरल तरीके से समझाने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। तो इन सभी कंटेंट्स के ऑथर्स को ड्यूली एक्नॉलेज करते हुए आपको ये ई कंटेंट में, ये इंटरनेट द्वारा प्राप्त ई प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेट पर उपलब्ध प्लेटफॉर्म पर ये जो डिफरेंट रिसर्चर्स के जो रिसर्च वर्क से जो चीज़ें यहाँ ली जा रही है उनको हम एक्नॉलेज करते हैं। सॉरी, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल कोलिजन प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने देखा था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंट ओशनिक और ओशनिक इस प्रकार के कोलिजन हमने उस समय पढ़ाए थे आपको। तो यहाँ कॉन्टिनेंट कोलिजन के कारण जो यूरोपियन एल्प्स और हिमालयस की जो उत्पत्ति है उसको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। इसमें आप देखिए ये हाई प्लेटू वाला क्षेत्र है और इधर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मूवमेंट बताया गया है। ये लिथोस्फीयर और ये एंशिएंट ओशनिक क्रस्ट। आप देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डायरेक्शन लिथोस्फीयर की और ये नीचे मेंटल, ये इस डायरेक्शन में संपीड़न बल की जो अवस्थाएं हो रही है उस कारण से यहाँ पर आप देखिए कि ये माउंटेन्स निर्मित होते हैं। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अगली स्लाइड में आप देखिए इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है। ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसके कारण ये तिब्बत प्लेटू वाला क्षेत्र इस प्रकार के संपीड़न के कारण और फोल्डिंग और फॉल्टिंग होकर जो अवसाद जमा था वो अपलिफ्ट होकर यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। ये अपलिफ्टमेंट की जो बात हुई तो प्लेट टेक्टोनिक्स के दौरान भी हमने आपको बताया, बार बार संदर्भ आ रहा है कि भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की ओर जाकर टकरा रही है, उसमें घुसपैठ कर रही है। तो यहाँ इसमें इस स्कीमेटिक डायग्राम में आप देखिए लगातार जो इंडियन प्लेट है वो किस तरह से उसका मूवमेंट का डायरेक्शन है। इसमें देखिए ये इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इंडियन प्लेट मूव कर रही है। 71 मिलियन ईयर्स अगो ये पोजीशन थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। फिर 55 मिलियन ईयर्स अगो ये पोजीशन थी। फिर 38 मिलियन ईयर अगो ये पोजीशन थी। 10 मिलियन ईयर अगो अगर हम देखें तो ये वाली पोजीशन थी और आज ये भारत की पोजीशन यहाँ आ गई। तो ये लगातार ये इस तरह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है। तो इसके कारण जो हिमालय है उसमें भी उसका उत्थान, उसका अपलिफ्टमेंट और उसकी जो हाइट है वो मेंटेन हो रही है। यहाँ इस स्लाइड में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर का जो मामला है
उसको स्कीमेटिक डायग्राम से समझाया है। बिफोर और आफ्टर दो तरह की कंडीशंस के ये स्कीमेटिक डायग्राम्स हैं। इसमें आप पहले में देखिए इंडियन प्लेट, वेरी ओल्ड रॉक, 2 to 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यहाँ ये रेफरेंस पॉइंट बताया इसमें, टिप ऑफ इंडियन प्लेट यहाँ पर ये, और ये एंशिएंट ओशनिक क्रस्ट बताया यहाँ पर, और ये यूरेशियन प्लेट, और ये इंडियन प्लेट का इस तरह से मूवमेंट है। ये बिफोर की कंडीशंस है हिमालय के बनने से पहले की। उसके बाद जब ये इस तरह का मूवमेंट हुआ तो आप देखिए ये जो रेफरेंस पॉइंट यहाँ था वो अपलिफ्ट होकर यहाँ आ गया, और ये जो टिप ऑफ इंडियन प्लेट था वहाँ पर ये राइजिंग हिमालय की परिस्थितियाँ डेवलप हो गई, और अब भी भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की ओर माइग्रेट कर रही है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा हिमालय के ओरिजिन को समझाने का प्रयास किया गया। अब इस व्याख्यान को हम हिमालय की खूबसूरत चित्रों के साथ, जो ब्यूटी है, जो हेवनली जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, उसको प्रदर्शित करने वाले कुछ खूबसूरत चित्रों के साथ इस व्याख्यान को अंतिम अवस्था तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये खूबसूरत हिमालय के चित्र, ये वादियाँ हिमालय की, ये चोटी वाला क्षेत्र जिसमें आप देखिए एक बादल भी इसके साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चोटी अपने आप में एक खूबसूरत दृश्य। यहाँ उस चोटी को पार करने के लिए माउंटेनियर्स भी इसमें दिख रहे हैं। यहाँ इस चित्र में विभिन्न चोटियों की हाइट के साथ, यहाँ देखिए आप, इसमें बेस कैंप यहाँ पर ये जो कि 5182 मीटर की हाइट पर है। उसके बाद एडवांस बेस कैंप जो 6492 मीटर पर है। फिर इसके ऊपर ये जो रास्ता है जिसके मार्फत माउंटेनियर्स ऊपर चढ़ते हैं, कैंप 2, कैंप 3, फिर फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, और फिर ये समिट माउंट की 8850 जो बताई गई है इसमें। तो इस प्रकार से इस रास्ते के मार्फत ये माउंटेनियर्स इसके चोटी तक पहुंचने का एक्सपीडिशन करते हैं। ये जियोलॉजिस्ट स्टक ऑन माउंट एवरेस्ट, जियोलॉजिस्ट अपने आप में एक बहुत गौरवान्वित करने का विषय, वो पूरी दुनिया को मापता भी है, अन्वेषण भी करता है, और नई खोज के साथ सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसी जगहों पर जहां लोग जाने की कल्पना भी नहीं करते, वहां जाकर भी वो नया एक्सप्लोरेशन करता है। तो उन सब जियोलॉजिस्ट के लिए ये गौरवान्वित करने का क्षण, ये मोटा जियोमॉर्फोलॉजिकल सेटअप जिसमें हम देख सकते हैं कि ये हिमालय रीजन, ऊपर ये हिंदुकुश रीजन, और ये इन दोनों के साथ जुड़ी हुई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं, ये थार डेजर्ट जिसके बारे में भी हमने एक व्याख्यान आपके साथ साझा किया। तो पूरा ये जो सेटअप है ऊपर का एक्स्ट्रा पेनिनसुलर पार्ट का, जिसमें हम देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएं पल्वित पोषित हुई, और कुछ इसी प्रकार की टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण वहाँ से विलोपित भी हो गई। तो ये सारा हिमालय से संबंधित, उससे आसपास के क्षेत्र और हिमालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में जानकारियाँ, उनके उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उनके बारे में इस व्याख्यान में हमने विस्तार से चर्चा की। इसी व्याख्यान की PDF फाइल बनाकर आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा की जाएगी, और इस व्याख्यान से संबंधित असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। आप इसे पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और असाइनमेंट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें, तथा इस व्याख्यान को राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के YouTube चैनल पर भी अपलोड किया जाएगा। इसे आप बार बार देखें, सुनें, समझें, पढ़ें,
और अपने नोट्स बनाएं। और अब परीक्षाएं वापस शुरू होने वाली हैं। कोविड-19 के पैंडेमिक के इस दौर में आपने घर बैठकर ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमने आपको सामग्रियां उपलब्ध कराई, आपने अपना अध्ययन अनवरत जारी रखा। अब वापस परीक्षा का समय आ गया है। खूब पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, परीक्षा की तैयारी करें और इस कोविड-19 की लिए जो सरकार की गाइडलाइन है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, बार बार सैनिटाइज करना, सावधानी और सतर्कता के साथ अपने दैनिक कार्यों को करना, अपनी पढ़ाई को जारी रखना और अपने कैरियर को बनाने के लिए श्रम साध्य करना। आप सबको आने वाली परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। खूब पढ़ें और अपने कैरियर को संवारें।